अगर आपका बच्चा पब्लिक प्लेस में है, आप बच्चे पे हाथ नहीं उठाओगे, लेकिन वही पेरेंट जब घर पे आके हाथ उठाए, चाइल्ड इज ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज कि मेरी मम्मी है कौन. But later your child will make you cry when you want the screen back, and it's happening. Children, teenagers are hitting their parents. आज के जो बच्चे हैं, they know how to set boundaries. So when they are crying, let them cry. 3 things that you should never say to your child. टीनेजर्स का नीड क्या है? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, प्रिवेसी, एक्साइटमेंट. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारा पेरेंटिंग का तरीका सेम रहता है. You keep saying yes to everything they want, then of course you're raising a rebel. So as parents, we are only caretakers. So we don't raise our children. God raises them. We take care of them. बच्चों को नो बोलने का सही तरीका क्या है? As parents, if you are not having boundaries and if you're not saying no to a few things, you're doing more harm than good to your child. They have a problem when no's are communicated with authority, power, aggression, without any logic. So now they're like, again my mom has started. Who is a toxic parent? You know, where teenagers were saying मम्मी को कि मम्मी I hate you, I don't want to look at you. As much as the mother hurts, the child hurts. हमें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा मुझे disrespect किया उसने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. Children hurt more than parents. And you know, parents के पास तो फिर भी ऑप्शन होता है कि वो जाके 10 लोगों को बता दे. बच्चे नहीं बताते अपने पेरेंट्स के बारे में इतने ईजिली. बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है. Because of me, my parents are fighting all the time. इससे अच्छा तो मैं अपने आप को ही हटा देता हूँ इक्वेशन से. पेरेंटिंग एक फाउंडेशन तय करता है कि एक बच्चा आगे चलकर अडल्टहुड में कैसा होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, रिएक्ट करेगा, उसके लाइफ डिसीजंस लेने की कैपेसिटी कैसी होगी, वो खुद के बारे में क्या सोचेगा, अपने आप को कैसा आंकेगा, उसकी सेल्फ इमेज और सेल्फ आइडेंटिटी के क्या मायने होंगे, किस तरह से उनकी समझ रखेगा. और आज इन सभी टॉपिक्स को हमने इस एपिसोड में डिकोड करने की कोशिश की है. इस पॉडकास्ट के लिए आज हमारे साथ है पेरेंटिंग एक्सपर्ट रिद्धि देओरा, जो कि पिछले कई सालों से पेरेंट्स को, पर्टिकुलरली मदर्स को हेल्प कर रही हैं पेरेंटिंग को सीखने के लिए, क्योंकि किसी भी और स्किल की तरह पेरेंटिंग भी एक स्किल है जो अगर आप सीखते हैं तो आप अपने बच्चों को बेटर तरीके से रेज कर पाते हैं. इससे पहले कि हम हमारे गेस्ट से मिले, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगता है, आपकी लाइफ में कोई मीनिंग क्रिएट करता है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि ये मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस और भी लोगों तक जा सकें और भी लोग इसका लाभ उठा सकें. एंड नाउ लेट्स मीट पेरेंटिंग एक्सपर्ट रिद्धि देओरा ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट. Please welcome Riddhi Deora on the Journey Within podcast. Yes, hi. Hi Riddhi, it's such a pleasure to meet you because parenting is one such topic जहाँ पे हमको लगता रहता है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ. And these kind of questions keep coming to our mind. So first tell me, आज इस एपिसोड को सुनने के बाद लोगों की लाइफ में क्या बदलने वाला है? क्या इस एपिसोड से ऐसी लर्निंग लेके जाने वाले हैं? क्यों उन्हें एक पेरेंटिंग के बारे में कॉन्वर्जेशन को सुनना चाहिए? करेक्ट. सो जब भी मैं कुछ करती हूँ उसका एक इंटेंशन होता है, व्हाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. सो आई हैव अ मैसेज फॉर द मदर्स एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑल द पेरेंट्स कि हमें पेरेंटिंग के बारे में सीखना चाहिए. एंड पेरेंटिंग को सीखने का एक तरीका है, जैसे हम गाड़ी सीखने जाते हैं तो उसका एक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है उसे सीखने का. आप एक ट्रेनिंग स्कूल में जाते हो एंड फिर वो आपको पूरा सिखाते हैं, एंड उसके बाद ये नहीं कि आपने वो स्टेप सीख लिया और आप आके नेक्स्ट डे खुद गाड़ी लेके चले जाते हो रोड पे, बिकॉज यू आर स्कैर्ड दैट यू माइट मीट विद एन एक्सीडेंट और कुछ भी हो सकता है. सो यू कीप गोइंग बैक टू द ट्रेनिंग स्कूल टिल यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. ठीक उसी तरह हमें पेरेंटिंग के बारे में सीखना है, एंड इट्स अ जर्नी. इट्स नॉट लाइक अ वन डे थिंग, और इट्स नॉट लाइक कि आपने एक बार एक वीडियो देख लिया तो आप सीख सकते हो. बट सो माई इंटेंशन ऑफ बीइंग ऑन दिस शो टुडे इज टू encourage and inspire every mother, every parent who's watching this, that please learn about parenting. It is not something that we can just do. So I have become a new parent myself and I have a 3 months old daughter. जैसा हमें सिखाया जाता है, जैसा हमने अब सीख लिया है, जो इतने सालों की कंडीशनिंग होती है, आप बच्चे से बड़े होते हो और एज एन अडल्ट, तो जो गुड गर्ल या गुड बॉय
बॉक्स नहीं करना चाहिए, एक वो बहुत पॉपुलर नैरेटिव है पेरेंटिंग का, राइट? तो अब मैं मेरी छोटी सी बच्ची को, जैसे अगर वो टर्न लेने की कोशिश करे, तो मुझे गुड गर्ल बोलने से भी पहले लगता है कि क्या मैं कंडीशन कर रही हूँ उसे? शुड आई से दैट ओ वाओ गुड गर्ल यू डिड इट राइट? ऐसा हमें करना चाहिए? क्या गुड गर्ल कंडीशनिंग हो जाएगी उसकी? करेक्ट। तो हर स्टेप पे ना इतना संभलने की जरूरत लगती है, और हर स्टेप पे ऐसा लगता है क्या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ? तो व्हाट इज द राइट बैलेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड डूइंग इट राइट? Correct. So I think parenting is a very it's a fun experience अगर आप उतना नहीं सोचे उसके बारे में। एंड लाइक यू शेयर्ड कि इतना सादा इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम एवरीवेयर दैट जब भी हम कुछ करते हैं हमें ऐसा लगता है क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। एंड इसलिए ज़रूरी है कि हम एक पाथ चुने अपने लिए, बिकॉज कहीं से भी, सपोजिंग मुझे अपने घर से आपके घर तक जाना है, देयर कुड बी मल्टीपल वेज ऑफ कमिंग, राइट? एंड ये नहीं है कि कोई दूसरा रास्ता बढ़िया अच्छा है या ये वाला रास्ता ख़राब है। मे बी ऑल पाथ्स आर फाइन, बट एज लॉन्ग एज आई चूज़ वन पाथ, एंड दैट्स व्हाई आई फील कि एक रास्ता चुन के अगर हम उस पर सही चले, एंड तो हमें कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं सही कर रही हूँ। नहीं तो हमेशा हम कंफ्यूज रहेंगे कि ये रास्ता सही है कि ये रास्ता सही है, ये करना सही है कि वो करना सही है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। सो व्हेन आई बिकेम अ मॉम, तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे अपने बच्चे के साथ ही रहना है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ होम मेकर्स। सो माई मॉम इज़ अ होम मेकर, आई हैव 3 सिस्टर्स, वो होम मेकर्स हैं, मेरी दादी भी होम मेकर थी। सो आई नेवर रियली सीन अ वुमेन हु वॉज वर्किंग। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा बच्चा हो गया है, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ फर्स्ट टूवर्ड्स माई चाइल्ड, और मुझे और कुछ नहीं करना अब। एंड दैट्स व्हाट आई थॉट वाज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी। एंड मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा यही बेस्ट है, क्योंकि यही मैंने देखा था। But it did not work out for me, and it did not work out well for my child also, because I was very emotionally frustrated. I was very irritated. मैं हमेशा लड़ती रहती थी, झगड़ती रहती थी. I was blaming everybody that nobody understands me, nobody loves me, nobody takes care of me. And because I was so irritated, I was obviously passing the same thing to my child, कि मैं उसको भी वही दे पा रही थी जो मेरे पास था। और ये मैंने डिसीजन क्यों लिया था? क्योंकि मैंने जो देखा था उसके बेसिस पे। सो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो हमने सीखा है आज तक इट इज़ नॉट करेक्ट। जो हमने अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा से सीखा है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यू। सो वी कैन नॉट डिसमिस इट, बिकॉज as we evolve as a species, how do we evolve? Like, our ancestors were probably in the jungle, like, if we go really back in time. And उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि आग से हमें खतरा है, वाइल्ड एनिमल से हमें खतरा है, ऊपर से अगर हम कूदेंगे तो हम मर सकते हैं। तो उन्होंने ये सीखा, एंड देन उन्होंने ये नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र किया। बट नेक्स्ट जनरेशन बस वहाँ तक नहीं रुके, फिर उन्होंने कुछ नया सीखा, प्लस वो जो उन्होंने सीखा था, एंड दे ट्रांसफर्ड ऑल ऑफ दिस टू द जनरेशन आफ्टर दैम। एंड जस्ट लाइक दैट, अब हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पेरेंट्स कि जो हमने अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा से सीखा है वो तो हम फॉलो करें, लेकिन उसके साथ हम और भी कुछ चीज़ें सीखें, बिकॉज पेरेंटिंग विल चेंज विद द एनवायरनमेंट। जैसे अब टेक्नोलॉजी एक नई चीज़ है जो पहले शायद थी नहीं, वो इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। सो शायद हमारे पेरेंट्स को उतना डील नहीं करना पड़ा उससे। बट नाउ इफ़ यू मीट एनी पेरेंट, वो टेक्नोलॉजी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज नाउ, राइट? तो आई गिव दिस वेरी सिंपल एग्जाम्पल इन माई मास्टर क्लास कि अगर आपके पास 2 फैक्ट्रीज है, लेट्स से फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी, एंड लेट्स से अगर फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी दोनों इक्वली अच्छा करें इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, उनका प्रॉफिट भी सेम है, सब कुछ सेम है, इफ़ वी जस्ट अज्यूम, एंड फैक्ट्री ए सोचता है कि नहीं, मुझे अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना है, आई वॉन्ट टू डू बेटर, आई वॉन्ट देर इज़ बेटर टेक्नोलॉजी, आई वॉन्ट टू अपग्रेड। नाउ फैक्ट्री बी थिंग्स कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो विच विल डू बेटर, ए और बी? Of course A would do better, but will B shut down? It won't shut down, right? It will still continue, but it would not be as profitable as company A, and maybe it is not, it's giving suboptimal results. Just like that, as a parent, अगर आप नहीं सीखते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे बड़े नहीं होंगे, बिकॉज हम उन्हें बड़ा नहीं करते, कुदरत उन्हें बड़ा करती है। This is something we'll probably discuss as we move into the podcast. So बड़े तो वो होंगे ही, और ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं करेंगे, शायद वो अच्छा भी करे, लेकिन अगर आप सीखोगे तो आपके बच्चे डेफिनेटली बेहतर करेंगे, जस्ट लाइक फैक्ट्री ए।
तो हमें एज पेरेंट्स अपना ये ईगो साइड में रखना है कि मुझे सब कुछ पता है, इसमें सीखने की क्या बात है। हमें डेटा से पता चला है कि 85% लोग जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं या सुन रहे हैं वो अभी तक हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। तो अगर आप उन लोगों में से हो, आप चैनल पर रेगुलरली आते हो लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास और भी अपडेट्स आते रहें। लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम्स हमें और भी लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार एंड नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द एपिसोड। रिद्धि, आपने कहा कि जो हमारी प्रीवियस जनरेशन्स थी, हमारी दादी नानी मदर से जो हमने सीखा है उसको तो ले ही साथ में खुद कुछ और लर्न करें और वो सीख कर अपने बच्चों को रेज करें। अब आजकल जो चैलेंज है वो ये है कि मॉडर्न पेरेंटिंग जो है ट्रेडिशनल पेरेंटिंग को बिल्कुल काउंटर करती है। जो हमारी दादी मम्मी नानी ने किया वो तो सब गलत ही था। मैं आजकल बहुत बहुत कुछ देखती हूँ कि वो बहुत अथॉरिटेटिव थे एज पेरेंट्स, बहुत पनिशमेंट ओरिएंटेड पेरेंटिंग होती थी। आज की डेट में परमिसिव पेरेंटिंग है कि बच्चों को इजीली अलाउ कर देना चाहिए, उनकी भी सुननी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है ट्रेडिशनल पेरेंटिंग और मॉडर्न पेरेंटिंग में। स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करो करेक्ट। तो हम वो जनरेशन है जिनको मार पिटाई होकर भी बड़े हुए, जिनको बहुत पनिशमेंट्स भी मिली, स्कूल में भी पिटाई होती थी हमारे टाइम में, तो हमें Correct. याद है। और आज बिल्कुल अलग अलग टाइम है। तो ये जो दो पेरेंटिंग के कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल है उसके बीच में आज हमारी जनरेशन अपने आप को स्टक फील कर रही है कि मैं क्या करूं। एंड हमारे पास दोनों चीज़ों के एग्जाम्पल हैं। जो बहुत अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल पुराने ट्रेडिशनल पेरेंटिंग स्टाइल से आते हैं, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि बच्चों में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिसके बारे में आप बताओगे। और जो मॉडर्न पेरेंटिंग है, जिसको अगर मैं लूज टर्म्स में कहूँ तो मे बी आई कैन कॉल इट सॉफ्ट पेरेंटिंग, वो पेरेंटिंग के स्टाइल में भी अपने इश्यूज हैं बच्चों के साथ। तो व्हाट टू गो फॉर, यहाँ पे भी आप कैसे क्या बैलेंस फाइंड आउट करो, व्हाट रियली गोज। करेक्ट। सो हमें ये समझना पड़ेगा। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। जैसे बहुत पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने भी तो मार खाई थी, हम तो ठीक ही बड़े हो गए, तो क्या हुआ अगर मैं अपने बच्चे को मार दूं। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप मार खा रहे थे तो बाकी सब भी मार खा रहे थे। अगर आप कोई शॉपिंग मॉल में हो और आप जिद कर रहे हो, तो आपकी मम्मी को अगर गुस्सा आएगा वो वहीं पे आपको झापड़ मार देती पहले, राइट? क्योंकि और पेरेंट्स भी वही कर रहे थे। एंड इफ योर मॉम स्लैप्ड यू इन अ शॉपिंग मॉल 20 years ago, nobody would look at her because it was a normal thing to do. लेकिन आज के जो पेरेंट्स हैं वो कर ही नहीं सकते। अगर आपका बच्चा पब्लिक प्लेस में है, आप बच्चे पे हाथ नहीं उठाओगे। लेकिन वही पेरेंट जब घर पे आके हाथ उठाए, रूम के अंदर, जब बच्चा इरिटेट करे, सो व्हाट हैपेंस इज योर चाइल्ड इज ऑल्सो गेटिंग कंफ्यूज कि मेरी मम्मी है कौन। बाहर तो वो बिल्कुल अलग है, घर के अंदर वो बिल्कुल अलग है, राइट? सो दैट इज वन थिंग, बिकॉज दे गेट वेरी कंफ्यूज अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट, विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी इन देम, राइट? बिकॉज बच्चे ऐसे नहीं होते, वो जहाँ हैं वो सेम है, घर पे जैसे वैसे वो बाहर है। बट एज अडल्ट्स, बिकॉज वी हैव दिस इमेज टू मेंटेन कि मैं दूसरे लोगों के सामने अपने बच्चे को नहीं मार सकती, घर के अंदर अगर बच्चा शैतानी करे या कुछ करे, और नॉट जस्ट शैतानी, इफ दे डू एनीथिंग विच यू डू नॉट अप्रूव ऑफ and you're in an irritable or an irritated state, we take the freedom and the liberty कि मार दे। एक तो ये है। दूसरी बात, जब बाकी सारे बच्चों को मार पड़ रही थी तो बच्चे को भी उतना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि अगर 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे मार खा रहे हैं तो सब बोला था ठीक है चलो ये तो नॉर्मल है, सबके मम्मी पापा मारते हैं। पर अब क्या हुआ है, बिकॉज पेरेंट्स आर एजुकेटिंग देमसेल्फ एंड दे अंडरस्टैंडिंग द साइंस बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, तो उनको अब पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत कम पेरेंट्स अपने बच्चों पे हाथ उठाते हैं। एंड बच्चे जब साथ में बैठते हैं वो डिस्कस करते हैं ये चीज़ें। तब जब उन्हें लगता है कि बस मुझे ही मार पड़ती है और किसी को नहीं, देन दे फील वेरी सेक्लूडेड, दे फील वेरी आइसोलेटेड, दे फील वेरी एलियनेटेड कि बस मैं ही क्यों मार खाता हूँ और बच्चों को मार क्यों नहीं पड़ती है। सो दैट ऑल्सो हैज़ अ वेरी डीप इमोशनल इफेक्ट ऑन दैम विच रिड्यूसेस द पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड। दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग। एंड क्योंकि पहले ये भी होता था कि बहुत सारे बच्चे होते थे, इट वॉज लाइक नाउ मोस्ट पेरेंट्स विल हैव अ सिंगल चाइल्ड और मे बी 2 children हु हैव इनफ एज गैप बिटवीन देम। पहले इतने सारे बच्चे होते थे, कभी बड़ी दीदी को झापड़ पड़ रहा है, कभी भाई को पड़ रहा है, तो सबको टर्न में कभी ना कभी उनके सामने मिल जाता था, राइट? सो दे फेल्ट इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। सो नाउ इट्स वेरी रेयर दैट यू वुड डू समथिंग लाइक दिस, राइट? डू यू ऑल्सो थिंक कि
इन द रिसेंट फ्यू इयर्स बच्चों का ईगो जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, और ऑफ कोर्स बहुत टेक्नोलॉजी भी आ गई है, और बहुत ये बताया भी जा रहा है कि यू आर समबडी, राइट, बच्चों को, एंड ऑफ कोर्स दे आर समबडी। तो आपको लगता है कि थोड़ा ईगो जो है वो इन्फ्लेट हो गया है बच्चों का, जो पहले नहीं होता था क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते थे, या सब चीज़ें डिवाइड होके ही मिलनी है, सब चीज़ें उतनी नहीं मिलेगी, या हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जाएगी, तो ईगो यूज टू बी लिटिल सबड्यूड, और अब वो ईगो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बच्चे एंटाइटल्ड हो रहे हैं इस तरह की पेरेंटिंग से। करेक्ट, आई वुड नॉट से इट्स द ईगो ऑफ द चाइल्ड। पहले क्या होता था, हमें बाउंड्रीज नहीं सिखाया गया, राइट, एंड वी फील दैट हम बहुत ही ओबीडियंट थे, जैसे मम्मी पापा बोलते थे हम वैसे करते थे। बट हम वैसे क्यों करते थे? क्योंकि हमें वही सिखाया गया कि जो मैं बोलूँ वही करना है, राइट, कि बड़े चाहे जैसा भी बोले हमें उनकी बात माननी है, चाहे वो सही हो या गलत हो, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, आपको वही करना है, राइट। सो लॉट ऑफ व्हाट वी वांटेड वी वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस फुल्ली, एंड जो बच्चे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते थे उन्हें शायद डांट दिया जाता था इन अ ब्रॉडर सेंस। यू नो, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट जनरलाइज इट टू एवरी फैमिली बिकॉज हमेशा कुछ एक्सेप्शंस होंगे, बट उन्हें या तो शट डाउन कर दिया जाता था, या उन्हें मार दिया जाता था, या उन्हें बोला जाता था कि जो हम बोलेंगे वैसे ही आपको करना है। Now you see the result of that in this current generation. We still don't know how to set boundaries. At least for women, I can say this because I have a community of almost 15,000 mothers. And at least 2 out of 3 mothers that I speak with, they are going through some sort of depression, anxiety, panic attack, palpitations. And उसका कारण यही है कि हम अपनी लाइफ जो है अपने वैल्यूज़ पे नहीं डिज़ाइन करते। एंड हम क्या बोलते हैं कि हमें तो यही सिखाया गया है कि हमें इज्जत करना है, राइट। मतलब वी स्टिल डोंट नो हाउ टू से नो। We don't know how to say no. We don't know how to say yes to the things that we like. We don't know how to take a stand for ourselves. We are always pleasing people. You know, the biggest disease, the disease to please. और ये सब हम किसके नाम पे करते हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी है। तो बड़ों की इज्जत करने के कवरिंग whatever, you know, नेम के पीछे हम ये सारी चीज़ें ट्रेड ऑफ करते हैं, राइट, अपनी खुशी एंड अपने खुद के वैल्यूज़, and we settle for a life which is not ours. We are not following our soul journey. मतलब किसी और के लाइफ को कैसा जीना चाहिए उसके टेम्पलेट पे हम अपनी लाइफ को फिट करते हैं। करेक्ट, तो डेफिनेटली वहाँ फिट ठीक से नहीं हो रही, और हम खुद भी खुश नहीं है। करेक्ट, तो ऐसी जो एक बहुत बड़ी जनरेशन है, बहुत बड़ा नंबर है, वो लोग सब अब पेरेंट्स बन गए हैं। एग्जैक्टली। सो अब जो आपने ये कहा कि ईगो, तो इसे बच्चों का ईगो नहीं बोलेंगे। आज के जो बच्चे हैं दे नो हाउ टू सेट बाउंड्रीज, बिकॉज उन्हें स्कूल में भी सिखाया जाता है, यू नो, दिस इज माई बॉडी एंड दिस इज माई पर्सनल बबल एंड आई विल ईट ओनली व्हाट आई लाइक टू ईट, यू कांट फोर्स मी। एंड हम क्या सोचते हैं कि ये डिसरिस्पेक्ट है, कि बच्चे डिसरिस्पेक्ट करें। अब हमें इसे ये डिसरिस्पेक्ट क्यों लगता है? क्योंकि हमने कभी ऐसा किया नहीं, और हमें यही बोला गया था कि हमें ये बना है तो यही खाना है। हाँ, तो हमें क्या लगता है कि जब बच्चा अपने लिए कुछ मांगे या अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, उसे हम लेबल देते हैं कि माई चाइल्ड इज डिसरिस्पेक्टिंग मी। बट ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, दिस इज व्हाट योर चाइल्ड लाइक्स। और माई चाइल्ड इज स्टबर्न। My child is stubborn for what the things that he likes. And it's not always wrong, I feel. Maybe what they like is something we can easily give to them sometimes. तो करना क्या चाहिए ऐसी सिचुएशन में, रिद्धि, सिंस यू डील विद सो मेनी मदर्स? तो एक सिचुएशन में आपका बच्चा है, जैसे बच्चे को स्क्रीन टाइम बहुत पसंद है कि मुझे 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, आजकल तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया है स्क्रीन टाइम्स। अगर बच्चों की जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, स्कूल के असाइनमेंट्स भी उसी पर हैं, फिर ऑब्वियसली वंस यू हैव 15 16 17 सब लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स बना लेते हैं। तो जो बच्चे को पसंद है और जो सही है, ये कौन तय करेगा? क्या ये एक पेरेंट की जिम्मेदारी है? क्या एक बच्चे की जिम्मेदारी है? क्या एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है? कोलैबोरेटिव है तो कहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, किसका कितना सुना जाए? Correct. It is definitely a collaborative effort. So, बच्चों के लिए बाउंड्रीज सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई गिव यू एन एग्जांपल। सपोजिंग कोई भी चीज़ जो आपके लिए प्रेशियस है, लेट्स से अ रिंग, अ डायमंड रिंग दैट यू गेट इन योर वेडिंग, राइट, सो इट्स प्रेशियस, सो यू विल नॉट लीव इट लाइंग अराउंड। आप उसको एक कबर्ड में रखोगे, या जब भी आप अगर उसे खोलोगे, यूल कीप इट इन अ लॉक और यूल कीप इट इन अ सेफ स्पेस। व्हाई? बिकॉज दैट थिंग मैटर्स टू यू। ठीक उसी तरह आवर चिल्ड्रन मैटर टू अस, राइट, वो हमारे लिए प्रेशियस है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो हमें उनके लिए बाउंड्रीज सेट करना ज़रूरी है,
राइट. सो इट्स नॉट लाइक कि आपने कहा कि स्क्रीन देखो तो देखते ही रहो. And whenever you're setting a boundary, it's not going to be comfortable for the person who is receiving the boundary. Right? अगर मैं ये बोलती हूँ कि आप 1 घंटे स्क्रीन देख सकते हो and उसके बाद आप नहीं देख सकते. And if you exceed the next day, no screen time for you. So let's say this is a boundary that I have for my son, that you can watch screen time for 30 minutes. And if you do not give me the remote after 30 minutes, and next day you have to reduce. उतना टाइम आपको reduce करना है या फिर next time आपको screen नहीं मिलेगा कल. And then we have to follow through. राइट. तो बिगनिंग में जब आप ये बाउंड्री लगाओगे बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज नो बडी लाइक्स टू लिव इन अ बाउंड्री बट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर दैम. राइट. सो वॉट यू मैंशन इन द बिगनिंग, परमिसिव पेरेंटिंग. परमिसिव का मतलब कि जो बच्चा बोले आप उसके लिए हाँ कर दो, बट दैट्स नॉट वॉट वी कैन डू. तो अगर मेरा बच्चा कल आके मुझे बोलेगा मम्मी मुझे स्मोक करना है, I can't say yes to it, right? Maybe when he's an adult and if he chooses, I might have to get okay with it. But at least right now I'm going to stop my child. Right? So those are boundaries which we need to protect, and boundaries have to be created for protection and with love, not from a place of authority कि मैं आपकी मम्मी हूँ तो मैं जो बोलूँगी आपको वही करना है. फिर तो ये वही वाली बात हो गई ना, ट्रेडिशनल पेरेंटिंग जो होती थी कि मैंने जो कहा है वही पत्थर की लकीर है, दैट नीड्स टू बी फॉलोड. सो how is it different? Like how do you set healthy boundaries? Correct. So healthy boundaries have to be communicated, which means आपको उसको effectively communicate करना पड़ेगा कि आप 1 घंटे अगर टीवी देखोगे. So this is not like you're not forcing your child, but you have to have some structure for your child. And in the beginning every boundary would feel forced, right? So supposing अगर किसी को आदत है कि बिना पूछे सामान आपका टच करे, लाइक बहुत सारे लाइक कम्युनिटीज़ में ऐसा केसेस आता है, लाइक दैट आई डोंट लाइक पीपल टचिंग माय पर्सनल थिंग्स बट पीपल टच, इफ यू आर इन अ जॉइंट सेटअप. जैसे अगर आपका कोई सामान हो, स्पेशली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, घर के बड़े लोग आपका कबर्ड खोल के कुछ ले ले रहे. नाउ ऑफ कोर्स यंग जनरेशन विमेन वुड नॉट लाइक इट, राइट? सो दे से दैट कि मेरे से पूछ के आप लीजिए, आपको जब भी कुछ लेना है, डू नॉट ओपन माई कबर्ड विदाउट माई परमिशन. Now, of course, when the person is listening, let's say a mother-in-law is listening to this, उनको अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि शायद आप उनको चोर बोल रहे हो या उनको आप ट्रस्ट नहीं करते, शायद उनको बुरा लगे, राइट? बिगनिंग में जब आप उनको ऐसा बोलोगे. लेकिन अगर आप ये नहीं बोलोगे तो लॉन्ग रन में जो आपके रिलेशनशिप्स है दैट विल बिकम बिटर बिकॉज देन यू आर शाउटिंग एट योर चाइल्ड. सो इफ़ यू डू नॉट सेट हेल्दी बाउंड्रीज, अगर आप अपने बच्चे को नहीं बोलते हो कि 1 घंटे के बाद आपको बंद करना है, तो शायद आप 1 घंटे के बाद उससे लड़ रहे होगे. आप बोलोगे कि स्टॉप इट राइट नाउ, आई टोल्ड यू राइट नाउ. बिकॉज व्हेन यू सेट बाउंड्रीज यू आर नॉट नैगिंग योर चाइल्ड. आप हर दिन सेम चीज़ नहीं बोल रहे. बट बाउंड्रीज को एनफोर्स कैसे करें? जैसे आपने सेट कर दिया बाउंड्री, के डिसाइड हो गया कि इतने टाइम पे घर में, लाइक एक टू एनफोर्स अ बाउंड्री यू नीड डिसिप्लिन, विच मीन्स अगर आपने अपने बच्चे को बोला कि 1 घंटे के बाद टीवी देना पड़ेगा आपको रिमोट, सो यू, बिकॉज बच्चा खुद आके नहीं देगा, राइट? तो आपको खुद जाके लेना पड़ेगा. एंड अगर आपका जो बाउंड्री है वो ये है कि जो भी कॉन्सिक्वेंस है बाउंड्री का, बिकॉज एवरी बाउंड्री हैज़ टू हैव अ कॉन्सिक्वेंस, देयर इज नो बाउंड्री विदाउट अ कॉन्सिक्वेंस. तो सपोजिंग योर कॉन्सिक्वेंसेस कि अगर आप 1 घंटे के बाद नहीं देते हो तो अगले दिन आपको नहीं मिलेगा. यू हैव टू फॉलो थ्रू. मतलब आपको नेक्स्ट दिन नहीं देना है, चाहे आपका बच्चा कितना रोए, कितना चिल्लाए, कुछ भी बोले. देन योर चाइल्ड विल टेक यू सीरियसली. तो उस टैंट्रम को कैसे डील करें? आजकल जो एक बहुत कॉमन चैलेंज है पेरेंटिंग में वो ये है कि टैंट्रम बच्चे जो थ्रो करते हैं वो आपको समझ में नहीं आता उसे कैसे डील करें. क्योंकि अब पनिशमेंट वाला टाइम तो रहा नहीं कि आपने उसी टाइम पनिश किया, एक चाटा लगा दिया, वट एवर, वो सब नहीं है. आपको डायलॉग करके ही सेटल करना है. अभी डायलॉग में बच्चा सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, हाउ डज वन नेविगेट दिस? सो अंडरस्टैंड दैट व्हेन चिल्ड्रन आर थ्रोइंग अ टैंट्रम, उस टाइम उनका जो लॉजिकल ब्रेन है वो बंद कर देता है काम करना. सो देयर इज दिस अमिगडाला व्हिच इज द emotional center or the fear center of the brain that gets activated. So it's like the alarm of your brain. ठीक है? तो जब भी वो टैंट्रम में होते हैं वो लॉजिकली नहीं सोच सकते, ना तो वो कुछ समझ सकते हैं, तो उस टाइम उनको समझाना इज पॉइंटलेस, इट्स वर्थलेस. सो व्हेन दे आर क्राइंग, लेट देम क्राई. देयर इज नो प्रॉब्लम विद चिल्ड्रन क्राइंग. बट प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को रोते हुए ही नहीं देख सकते. रोने में कोई, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. यू कांट रेज अ चाइल्ड विदाउट द चाइल्ड क्राइंग. And it does not mean that you're a cruel mother if your child is crying.
तो अगर आपने बाउंड्रीज की, दैट्स देयर वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशंस विच दे कैन नॉट होल्ड ऑन टू. तो अगर मेरा बच्चा जिद कर रहा है कुछ ऐसी, अगर आपका बच्चा, अगर आप यहाँ स्मोक रख दो और आप बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे यही करना है, तो आप करने दोगे चाहे बच्चा कितना भी रोए? नहीं करने देंगे हम, राइट? क्योंकि हमें लगता है नहीं, ये बहुत खराब है मेरे बच्चे के. सेम फॉर स्क्रीन इज नथिंग बट इट्स अ ड्रग, राइट? सो वो आपके बच्चे को इट्स नमिंग योर चाइल्ड साइलेंटली एवरी डे. तो हम गिव अप कर देते हैं, हमें लगता है कि ठीक है चलो इतना कौन सुनेगा, लेट्स जस्ट गिव इट. एंड द मिनट यू गिव, यू आर सेटिंग अ रॉन्ग पैटर्न फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज दे आर वेरी शार्प. दे अंडरस्टैंड कि 15 मिनट रोने के बाद मुझे कुछ भी मिल सकता है. So in the beginning, you have to beat your child in this pattern, which means if you are setting a boundary, no matter how much they cry, how much they throw tantrums, you have to go through it. So you just keep saying कि नहीं मिलेगा तो मतलब नहीं मिलेगा. And you don't have to say it also. You just sit calmly. Let's play out that scenario, because setting healthy boundaries with children is such an important topic that let's play out that scenario. There's a child, there's a mother. Now the conversation is happening. The child is willing to watch the TV for longer than 1 hour, let's say. अगर वो एक boundary set किया था and mother बोल रही है कि नहीं करना है. Now बच्चा tantrum throw कर रहा है, उसको 1 घंटे से ज़्यादा TV देखना है. अब वो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है. अब साथ में उसने अपनी किताबें फेंकना शुरू कर दिया है. उसने कुछ भी इस तरह की हरकत करनी शुरू कर दी है. तो फिर ये पेरेंट क्या करे? पेरेंट कुछ ना करे, पेरेंट शांत से बैठे रहे, बच्चे को करने दे. चाहे वो चीज़ें तोड़ रहा है, there's no चीज़ें तोड़ रहा है तो आप अपनी चीज़ों को बचाने की कोशिश कर सकते हो, but you're not going to say anything to the child in that moment, right? And you can just stay calm, let him cry, let him get it out of his sister, and let him understand that no amount of crying will change this boundary. Because अगर आप गिव अप कर देते हो तो हर दिन आपका बच्चा रोएगा जब आप रिमोट लोगे. लेकिन अगर आप 2-3 बार उसे रोने देते हो तो बच्चा ट्रेन हो जाएगा कि ये एक बाउंड्री है जो मुझे फॉलो करनी है. नो अमाउंट ऑफ क्राइंग इज गोइंग टू कन्विंस माई मदर टू गिव द रिमोट बैक टू मी. बट अगर इफ आई गिव अप, इफ आई टर्न माई नो इन टू अ येस, then every single day I have to go through this crying and I'm going to have to give up eventually, right? But if you can go through the crying once, twice, 3 times, 4 times, eventually you don't have to go through the crying. And if you do not go through it just because it is a screen time example, later your child will make you cry when you want the screen back. And it's happening. Children, teenagers are hitting their parents. मैं आपसे यही नेक्स्ट कॉन्वर्जेशन करना चाहती थी कि बहुत सारे टीनेजर्स के साथ मैं भी काम करती हूँ, उनके पेरेंट्स के साथ इनफैक्ट काम करती हूँ. तो दोनों का वर्ल्ड व्यू और दोनों का वर्ल्ड ही बिल्कुल अलग है. दोनों एक फैमिली में रह रहे हैं लेकिन वर्ल्ड बिल्कुल अलग है. कितनी भी हमें कॉन्वर्जेशन कर लें कि पेरेंट्स एजुकेटेड हैं, वो बच्चों को बहुत चीज़ों के लिए परमिट करते हैं, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके पढ़ा करते हैं, इवन वो वाले पेरेंट्स भी जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं तो बहुत डिफिकल्ट एक सिनेरियो हो जाता है बिकॉज देयर वर्ल्ड्स आर क्लैशिंग नाउ. Correct. एंड अ लॉट ऑफ टीनेजर्स आर हेटिंग ऑन देयर पेरेंट्स. व्हाई आर दे डूइंग सो एंड कैसे इसको ठीक करें? Correct. और पेरेंट क्या करे इस टाइम पे? बिकॉज एज अ पेरेंट यू फील हेल्पलेस. Correct. So again, I would not blame the teenagers because, they are going through a lot and they are being raised in a very difficult world, right? So as a parent, हमारा role एक ही है, to understand, right? And to understand, you have to first understand yourself. You have to understand your child because I feel there's no problem with the parent. There's no problem with the child. इंडिपेंडेंटली. Yeah, the problem is with the understanding. जैसे अगर आप एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में देखिए, हो सकता है वाइफ को लग रहा है मैं सही हूँ, हस्बैंड को लग रहा है मैं सही हूँ. प्रॉब्लम कहाँ आती है? अंडरस्टैंडिंग में. द हस्बैंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द वाइफ इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द हस्बैंड, एंड दैट्स व्हेन व्हेन रिलेशनशिप्स वुड ड्रिफ्ट अपार्ट. In any relationship, there's no problem with the individuals if you look at them independently. The problem happens when both parties are not able to understand each other. Now, in a husband-wife relationship, it would be 50-50. 50% husband ki responsibility, 50% wife ki. In a parent-child relationship, the responsibility is more on the parent than the child because they're still developing, right? So, सपोजिंग टीनेजर्स के साथ इतना स्ट्रगल क्यों होता है? बिकॉज द नीड्स ऑफ अ टीनेजर आर कम्प्लीटली डिफरेंट. तो मुझे आपको एक्सप्लेन करने दीजिए. जैसे अगर एक टॉडलर है तो टॉडलर्स कैसे बिहेव करते हैं? दे आर ऑलवेज टिकिंग, दे वांट देयर मदर, मम्मी के साथ ही सोना है,
मम्मी किचन में जा रही है तो मैं मम्मी के साथ जाऊंगा, मम्मी अगर कोई फ्रेंड के पार्टी में जा रही है तो मुझे भी जाना है, इफ मम्मी इज गोइंग टू वर्क आई वांट टू गो विथ हर, you know, and if you're leaving they will start crying for you. Teenagers are so different, they'll feel happy, you know, when you're leaving they'll be like, oh, I'll get some free time, right? Because their needs are different. So toddlers needs are comfort, proximity, closeness, आपके साथ वो बने रहना चाहते हैं. टीनेजर्स का नीड क्या है? फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, प्रिवेसी, एक्साइटमेंट. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन हमारा पेरेंटिंग का तरीका सेम रहता है, क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं. बिकॉज टीनेजर्स दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ reconstruction, their whole brain gets reconstructed and a lot of hormonal changes, right? तो हमें आदत हो चुकी है 8-9 साल से एक ही तरह के बच्चे को पालने की, कि मेरा बच्चा मेरे पीछे पीछे घूमेगा, he'll hug me, he'll kiss me, and suddenly when that child starts to behave differently, हमें लगता है कि बच्चे को कुछ हो गया है, बच्चे में कुछ गड़बड़ है, माई चाइल्ड इज डिसरिस्पेक्टिंग मी, सडनली मेरा बच्चा मुझसे कितने ख़राब तरीके से बात कर रहा है, वाई इज़ माई चाइल्ड बिहेविंग लाइक दिस, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग, हैव आई फेल्ड एज अ मदर, और how dare my child speak to me like this, depending on how you are as a parent. Some parents would blame themselves that I did something wrong, some parents would blame the child कि मेरा बच्चा disrespectful है, you know, so depending on the parent basically. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको समझना पड़ेगा दिस इज़ अ नीड, इट्स नॉट अ लग्जरी, इट्स नॉट अ वांट कि मिला तो चल गया, नहीं मिला तो नहीं चल जाएगा. मिलना ज़रूरी है. दे वांट कंट्रोल, दे वांट इंडिपेंडेंस, दे वांट फ्रीडम, दे वांट प्रिवेसी, एंड इफ दे डोंट गेट इट दे आर गोना गो एंड फाइंड समवेयर एल्स. जैसे खाना, अगर हमें घर पे खाना नहीं मिलेगा तो हम बाहर जाएंगे खाना ढूंढने, क्योंकि वो हमारी बॉडी की ज़रूरत है, राइट? लेकिन अगर हमें घर पे ही खाना मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे बाहर? तो फिर क्या करना चाहिए टीनेज बच्चों के पेरेंट्स को? सो टीनेजर्स, पेरेंट्स ऑफ टीनेजर्स, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये उनकी नीड्स है. सो अगर मेरा बच्चा कुछ बोल रहा है, आई कैन नॉट आउटराइट से नो टू हिम. इट विल नेवर बी रिसीव्ड वेल. बट देर आर सिचुएशन वेयर यू वांट टू से नो, जैसे आपने कहा स्मोकिंग के लिए यू वांट टू से नो, या कोई ऐसे वेकेशन के लिए यू वांट टू से नो, यू आर कंसर्न्ड फॉर सेफ्टी एंड ऑल ऑफ दैट. इन दोज सिचुएशंस व्हाट शुड द पेरेंट डू? Correct. So you can like set boundaries, like I shared, that you know these are 10 things that I can permit. These are 2 things that I'll not be able to permit. But that has to be communicated with love, which means you want to tell your child, see, I love you too much. And I can't permit this. I wish I could, but this is for your safety. But you know, they would not understand at this age, right? And they would fight and they would shout. And sometimes you also have to allow, even if you are having this fear, that you know it's not safe, in which case you make them responsible. जैसे अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो हमारे पास जब मैं when I was growing up, we had a very strict deadline कि 7:30 तक आपको घर के अंदर होना चाहिए. So how was this communicated? My father didn't say कि 7:30 के बाद आप कभी जा ही नहीं सकते. He said till 7:30 you are my responsibility. So if you are inside the house, outside the house, till 7:30 I will make sure nothing happens to you. I'm responsible for your safety. After 7:30, if you choose to stay away or choose to stay out, you are on your own. तो अगर आपको कुछ होता है, you are responsible for it. I'm not responsible for it. तो इससे क्या होता है, एक बच्चे के अंदर एक सिक्योरिटी, डिफेंस खुद के अंदर भी एक आ जाता है. That okay, my parents are not there to protect me. I'm on my own. तो वो खुद भी थोड़ा संभल के चीज़ें करते हैं. लेकिन आजकल क्योंकि सोशल मीडिया का एज है और इतनी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बच्चे ऑनलाइन भी देखते हैं, तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने से बच्चों को कैसे रोके? जैसे आपने कहा ना कि बच्चा सिक्योर हो जाता है और फिर उसको लगता है आई एम ऑन माई ओन, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. बट इट कुड गो कम्प्लीटली द अदर वे ऑल्सो, व्हेन यू फील यू आर ऑन योर ओन एंड यू कुड ऑल्सो फील दैट अरे आई एम सो फ्री नाउ आई कैन डू वॉट एवर, नाउ आई कैन ईट वॉट एवर, आई कैन बी विद हुएवर आई वॉन्ट टू. तो मज़ा आ गया. See again, you know, वो क्यों उनको फील होता है? क्योंकि उनको कभी वो घर पे मिलता नहीं है. तो आपको लगता है कि जो पेरेंट्स घर पे बच्चों को सब कुछ दे के रखते हैं वो बच्चे इस तरह से बिहेव नहीं करेंगे? I would not say सब कुछ, like you know, like smoking, like if you are saying, it's not like a parent can sit with a child and smoke. बट जनरली ऑल्सो लेट्स से अगर आप ऐसे घर में हो, इट्स लाइक लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर आपको अपने घर में सब कुछ अच्छा खाने के लिए मिला है और आपकी विशेस पूरी हुई हैं, आपका आज ये खाने का मन है वो बना है, तो क्या ऐसे बच्चों को ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होगा? वी कांट से दैट, राइट?
No, you will not see again, you cannot fulfill all their wants. As a parent, it's my responsibility to give them what they need. Because if you keep saying yes to everything they want, then of course you're raising a rebel. Because they would, not a rebel, but you're raising a child with a sense of entitlement. That I should always get what I want and everybody should do what I think is right. Do you Right. think that permissive style of parenting, or do सो you अंडरस्टैंड कि हमें अपने बच्चों का फेवरेट नहीं बनना है. आप हाँ कब बोलोगे हर चीज़ के लिए? जब आपको लगता है कि आई शुड बी माई चाइल्ड्स फेवरेट. राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप यू कैन रेज अ चाइल्ड विदाउट डिसअपॉइंटिंग द चाइल्ड एवर. There will be moments of disappointment. It also happens in a husband-wife relationship. Not everything that I want as a wife, my husband would say yes to. Not everything that he wants as a husband, I can say yes to. Right? But we still respect each other. Right? Same in a parent-child relationship. Not everything that your child will want, you can give. But there will still be respect if you're giving them a space to express. अगर वो ओपनली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, अगर आप पेशेंटली उनकी बात सुन रहे हो, आप चिल्ला नहीं रहे हो, आप जज नहीं कर रहे हो, आप ब्लेम नहीं कर रहे हो, यू आर गिविंग देम इनफ लव ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक यू आर ऑलवेज स्टॉपिंग देम, which means your child would understand that, okay, my mom is stopping me for protection. And they can sense that. But if you're always nagging for every small thing, you're finding faults, you're judging, you're blaming, then what happens is that they stop caring. उनको लगता है मैं कितना भी करूँ मेरी मम्मी खुश नहीं होगी. So why should I even listen to her? लेकिन अगर आपका एक लव कनेक्शन है अपने बच्चे के साथ, तो बच्चे अपने आप ही बहुत संभल के डिसीजंस लेते हैं. बिकॉज उनको लगता है अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी मम्मी को दुख होगा. Like if I were to ask you right now कि like let's say your mom calls you and she has some urgent work, you would probably do it for her. Because आपको ऐसा लगेगा अगर मैं नहीं करूँगी मम्मी को दुख हो जाएगा. Now why are you getting this feeling? Because you're connected with her. But अब क्या हो रहा है, in the name of disciplining children or in the name of protecting them too much, we are very angry with them all the time. We're always shouting at them, screaming at them. So they're losing that love. तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कैसा फील हो रहा है. That is what I wanted to ask you, that जब आप बच्चों को रेज कर रहे हो, when you're a parent, तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपका एक इमोशनल कनेक्ट भी बच्चों के साथ है, एंड एट द सेम टाइम यू आर सेटिंग बाउंड्रीज, यू आर डिसिप्लिनिंग देम, यू आर पनिशिंग देम इफ नीडेड. Correct. और इनफैक्ट should you punish your kids? See, again, I would, punishment, depends. So, like if you're doing those structured punishments, it can actually be good. By structured punishment, I mean like, if you're setting like limits and consequences, which would feel like punishment to children. Like when I tell my child that only when you do homework would you get screen time, or no screen time beyond 30 minutes. And when I'm taking the screen time away from my child, it would feel like punishment to my child. But that's a structured punishment, right? It's called negative punishment in parenting. Like, taking away something that your child likes if they do not do a few things, right? That can actually help them because it will teach them that my actions have consequences. It would also help them understand that I need to respect a few boundaries and a few rules, and not everything would always happen the way I want it to happen, which is very important. You want to change that underlying belief for the child, because otherwise they'll always have that entitlement कि मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा, right? But punishment like hitting, shouting, not talking to them, and choosing not to give them food, खाना नहीं देंगे अगर आप ये नहीं करोगे, and all that is not healthy. Because what happens is, in that case, the amygdala, which we spoke about, the emotional center of the brain, the fear center, it would get activated. And आपका जो बच्चे का logical brain है वो बिल्कुल बंद हो जाता है काम करना, right? In which case they are not able to think clearly. और जब आप बच्चे को पनिश करते हो, इस टाइप के जब आप पनिशमेंट देते हो, डांटना, मारना, पनिश करना, खड़े कर देना एक जगह पे बहुत देर तक, या बात नहीं करना, सो व्हाट हैपेंस इज कि उनका जो कॉर्टिसोल है, विच इज़ द स्ट्रेस हार्मोन इन देयर बॉडी, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. बिकॉज ऑफ विच द मेमोरी सेंटर जो है हमारे ब्रेन का, द हिपोकैम्पस, उसमें उनका मेमोरी वीक हो जाता है. इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी, स्ट्रेस, and the parent-child bond will also weaken over time because they will stop trusting you. और काफ़ी बार ज़्यादा पनिशमेंट से
ये नहीं होता कि दे स्टॉप ट्रस्टिंग यू, दे ऑल्सो स्टॉप ट्रस्टिंग देमसेल्व्स। उनका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम भी कम हो जाता है, बिकॉज दे फील कि शायद आई कांट डू एनीथिंग प्रॉपरली, सो यू नो दे स्टॉप ट्रस्टिंग देमसेल्व्स। रिद्धि, आपने सेल्फ एस्टीम की बात की। आजकल मुझे लगता है देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ सेल्फ एस्टीम। एक हाई सेल्फ एस्टीम है जो कि जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक एंटाइटलमेंट कि ऐसा ही होना चाहिए। और एक लो सेल्फ एस्टीम है जिसमें बच्चे अपनी बात तक नहीं रख पाते हैं, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू से व्हाट दे लाइक, दे डोंट लाइक, या उनको जो भी अपनी बात रखनी है। तो फिर बच्चों में सेल्फ एस्टीम को कैसे इंक्रीज करें? करेक्ट। सो सेल्फ एस्टीम पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। सेल्फ एस्टीम इज़ नथिंग बट रिस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ, राइट। अब आपके अंदर अपने लिए रिस्पेक्ट कब आएगा? बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर आप कुछ करते हो और आप उसे अच्छी तरह कर पाते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि यू नो आई कैन डू इट। या फिर आप अगर अच्छे लगते हो तो आपको कोई बोलता है दैट यू नो आई लाइक द वे यू ड्रेस अप। सो यू नो व्हेन पीपल अप्रिशिएट व्हाट यू आर डूइंग, यू नो मे बी नॉट यू, दैट्स अ होल डिफरेंट टॉपिक ऑन हाउ टू अप्रिशिएट चिल्ड्रन, बट अगर हम ये बोले कि आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग, सो इट मेक्स यू फील गुड and you feel confident that okay I can dress up well and I look good. और अगर आपका बच्चा शायद उसे परफेक्टली ना भी करे, लेकिन अगर आप वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हो और बच्चे को अच्छा फील करा रहे हो तो उसका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। या अगर आपका बच्चा कुछ ट्राई करता है और ट्राई करके फेल भी कर जाता है, लेकिन उसे ऐसा फील नहीं कराया जाता कि ही फेल्ड, देन उसे अच्छा लगेगा, राइट। या अगर बच्चे को, तो ये सारे तरीके हैं कि हम उन्हें अच्छा फील करा सकते हैं, उनके कॉन्फिडेंट, अगर उनके अंदर कोई नेचुरल स्किल है and as a parent you're supporting that skill, that would also improve their confidence and their self-esteem, right? Because you don't have to know everything. As long as you're good at one thing, that confidence can, you know, manage other areas of your life also, right? Because your confidence in one area would get transferred to other areas of your life. लेकिन कम कैसे होगा? बहुत तरीके हैं। आप बच्चे को कंपेयर करो, हमेशा बोलो कि आप उसके जैसे ये नहीं कर सकते, आप उसके जैसे ये नहीं करते, तो उसे यू नो द चाइल्ड विल फील स्मॉल, द चाइल्ड विल फील दैट आई एम नॉट एबल टू डू इट। तो ये एक तरीका है स्मॉल फील कराने का। या अगर हम बच्चे को बार बार इनसिक्योर भी फील कराते हैं कि अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, या मैं नानी के घर चली जाऊँगी, तो बच्चे को हमेशा डर लगता है, एम आई डूइंग द राइट थिंग, तो वो रिस्क नहीं ले पाते, कॉन्फिडेंटली काम नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा ये एक डर लगा रहता है कि कहीं मेरी मम्मी दुखी ना हो जाए, कहीं मेरी मम्मी मुझे छोड़ के ना चली जाए। सो अगेन दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट। और अगर आपका बच्चा कोई सिचुएशन में है एंड इंस्टेड ऑफ अलाउइंग योर चाइल्ड टू डील विद दैट सिचुएशन, अगर आप ही उनके लिए वो सॉल्व कर दो, तो उनके पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी कुछ सीखने की, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की, वो आपने स्टील कर लिया बच्चे से, यू टुक इट अवे। एंड समटाइम्स वी डू दैट बिकॉज वी कांट सी आवर चिल्ड्रन इन पेन। कि मैं अपने बच्चे को, जैसे बहुत बार मदर्स बोलती हैं कि मेरा बच्चा पार्क में खेलने जाता है, कोई बच्चे उसके साथ नहीं खेलते, तो मुझे बहुत दुख होता है, तो मैं उन बच्चों को जाके बोलती हूँ आप भी खेलो, आप भी खेलो, राइट। सो इफ योर चाइल्ड इज लाइक 6-7, आई थिंक यू शुड अलाउ योर चाइल्ड टू बी फिगर आउट कि फ्रेंड्स कैसे बनाना है, क्योंकि शायद वो कुछ ऐसा कर रहा है, या शायद वो जिद कर रहा है कि आपको यही गेम खेलना है, जिसकी वजह से बाकी बच्चे उसके साथ नहीं खेलना चाहते। So that's your child-owned problem. There are two, child-owned problems which the child needs to go through to learn those lessons. जैसे अगर आपको मैं अपने लाइफ से बताऊं तो लाइक माई मॉम, तो हमारे घर पे जब भी कोई लाइक पार्टी है या कोई गेस्ट आ रहे हैं, सो वी आर 5 siblings, तो वो कुछ करती नहीं थी, कर सकती थी, बट वो हमारे में बांट देती थी कि एक जन इनवाइट बनाएगा, एक जन खाने का डिपार्टमेंट संभालेगा, एक जन सर्व करेगा, एक जन टेबल सेटअप करेगा, राइट। सो बिकॉज शी ट्रस्टेड अस, राइट। नहीं तो वो काफ़ी बार हम सोचते हैं एज मदर्स, बच्चे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहीं गड़बड़ ना कर दे, कहीं गलत ना कर दे, या चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, या इवन इफ यू आर अ लिटिल ओल्डर, पेरेंट्स आर यूजुअली नॉट एबल टू ट्रस्ट कि माई चाइल्ड कैन ऑल्सो डू बेटर देन मी, सो समटाइम्स यू हैव टू ट्रस्ट योर चाइल्ड। हो सकता है अगर आप अपने बच्चे को बोल रहे हो सब्जी लेके आओ, हो सकता है वो 10-15 रुपए एक्स्ट्रा लगा दे आपसे, बट योर चाइल्ड विल लर्न अगर आप उन पे भरोसा करोगे। सो आई थिंक ट्रस्टिंग योर चाइल्ड एंड अलाउइंग योर चाइल्ड टू टेक चार्ज ऑफ सम एज अप्रोप्रिएट थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जैसे कांच का ग्लास होता है, बहुत पेरेंट्स एकदम कॉन्फिडेंटली अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप पकड़ो, आप टेबल पे रख दो। बहुत पेरेंट्स डरते रहते हैं,
तो और क्या करना चाहिए? तो आपको देखना है कि अगर आपका बच्चा उस एज में है कि वो कर सकता है तो आपको छोड़ना चाहिए. That's how your child will learn to do it. So I think if you are trusting your child, you can help your child build good self-esteem, confidence. And if you're always comparing and putting pressure for performance and all of that, it will reduce their self-esteem. एक और तरीका जिससे हम बच्चों की सेल्फ एस्टीम को इन्फ्लेट कर देते हैं, दैट इज अप्रिशिएटिंग देम कॉन्स्टेंटली. दैट अ लॉट ऑफ पेरेंट्स डू. Correct. जैसे मैंने बताया कि मेरी बच्ची अगर एक टर्न भी कर रही है बेड में तो अरे वाह वाह वाह, इट्स लाइक एन अचीवमेंट. बट हम लोग यही देखकर बड़े हुए हैं और हम वही करते हैं. एंड दैट वी कीप डूइंग. एक पेंटिंग बनाया बच्चे ने तो बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. बच्चे कुछ भी करें, छोटी बड़ी कोई भी चीज़ करें, बहुत अप्रिशिएट करते हैं. तो जिससे एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम हो जाती है बच्चों में. तो how do you keep that in check? Correct. What is the right way to appreciate your kids? Correct. This is a great question because most parents don't do it right. तो एक तो आपको बच्चे को नहीं अप्रिशिएट करना है, उनके एक्शन को अप्रिशिएट करना है. जैसे अगर आप अपने बच्चे को हमेशा बोले ओ यू आर लुकिंग सो क्यूट, ओ यू आर सो ब्यूटिफुल, ओ यू आर सो प्रिटी, एंड आप हमेशा यही बोले ओ यू आर द क्यूटेस्ट, यू आर द प्रिटीएस्ट, तो क्या होगा, बच्चे को लगेगा मैं ही सबसे प्रिटी हूँ, मैं ही सबसे क्यूट हूँ. And when they are in a room where they are not the prettiest or the cutest or the smartest, they will have an identity crisis. कि who am I now? Yeah, कि मैं थी cutest अब तक तो, अब मैं कौन? अब मुझे कोई attention नहीं मिल रहा. Right? So they really struggle. एक तो ये होता है, और एक उनके अंदर एक sense of entitlement भी आ जाता है because they have a very fixed mindset. They are not ready to learn and grow very easily. Supposing अगर उन्होंने एक art piece बनाया, oh wow, this is the best painting. राइट, तो उनको लग रहा है आई एम ऑलरेडी द बेस्ट, तो क्या ज़रूरत है और अच्छा करने की. राइट. सो जब भी आप अप्रिशिएट करो बच्चों को, उसमें आप देखिए उसमें एक एक्शन वर्ड हो, लाइक आई लाइक हाउ यू आर यूजिंग डिफरेंट कलर्स, इंस्टेड ऑफ सेइंग आई लव हाउ योर पेंटिंग लुक्स. या आप अपने बच्चे को बोलो ओ आपने ये जो पिंक टी शर्ट पहनी है ये आपके ऊपर अच्छी लग रही है, इंस्टेड ऑफ सेइंग यू आर लुकिंग द बेस्ट. राइट. सो यू आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट, यू आर अप्रिशिएटिंग द प्रोसेस. दैट अगर आपके बच्चे ने कुछ लेगो से कुछ क्रिएटिव खुद से बनाया अपने माइंड से, सो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओ वाओ दिस लुक्स अमेजिंग, यू कैन से आई लाइक हाउ डिफरेंटली यू हैव थॉट अबाउट इट, आई लाइक योर अप्रोच. राइट. अभी एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बच्चा हमेशा सोचे ओ मैं अलग तरीके से भी सोच सकता हूँ नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई दैट. सो दिस इज लीडिंग टू अ ग्रोथ माइंड सेट. तो आपका बच्चा और सीखने की कोशिश कर रहा है और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है. बट अगर हम आउटकम को करते हैं कि, और अगर वो वैसा आउटकम नहीं क्रिएट कर पाए हर टाइम, सो दे विल फील दैट दे आर नॉट गुड इनफ. सो इट विल एक्चुअली लीड टू मोर प्रॉब्लम्स इन योर चाइल्ड, एंड योर चाइल्ड वुड प्रॉबली फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंटरैक्ट विद पीपल. सोशल रिलेशनशिप्स उनके उतने स्ट्रांग नहीं होंगे अगर आपने बहुत अप्रिशिएशन किया गलत तरीके से. लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हो, मोटिवेट करते हुए, या फोकसिंग ऑन द एफर्ट, ओ यू कैन डू बेटर, ओ दिस इज ब्रिलियंट बट नेक्स्ट टाइम आई थिंक यू कैन ट्राई दिस टेक्निक, यू आर गिविंग देम आइडियाज ऑल्सो, सो यू आर अप्रिशिएटिंग एंड एनकरेजिंग एट द सेम टाइम. राइट. सो दैट इज गुड, दैट इज हेल्दी. So what you're essentially appreciating is not something fixed. Exactly. जैसे कि वो पेंटिंग बन चुकी है, वो एक फिक्स चीज है, आप उसको नहीं अप्रिशिएट प्रोसेस को आप करो, जो चीज इवॉल्व हो रही है या हो सकती है, करेक्ट, उसको आप एम्फसाइज करो ताकि वो और भी इवॉल्व होती रहे. दैट्स अ गुड वे टू अप्रिशिएट अ चाइल्ड. दैट्स अ फैंटास्टिक टेक अवे आई थिंक, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल दैट्स वेयर दे मेक मिस्टेक. यू ऑलवेज अप्रिशिएट द आउटकम. करेक्ट. एंड आप फिक्स्ड बातें बोलना शुरू कर देते हो तो बच्चा भी फिक्स तरीके से बॉक्सेस के अंदर सोचना शुरू कर देता है. क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देम. जैसे मेरे साथ भी ये हुआ था, व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, बिकॉज आई वाज गुड एट लाइक most things as a student, because I was a very like a quiet, submissive kind of a child. So academically I was good. और मैं जो भी चीज़ करती थी उसमें मैं अपना 100% देती थी. तो क्या होता था, सब लोग बोलते थे वो कितनी अच्छी लड़की है, गुड गर्ल, एकदम शांत है. तो क्या होता है ना, जब आपको हर टाइम ऐसे दिखाया जाता है कि आप कितने शांत हो, आप कितने अच्छे हो, और तो एज अ बच्चा ऑल्सो यू गेट दिस फीलिंग आई हैव टू मेंटेन दिस इमेज. तो एज अ चाइल्ड आपके अंदर काफ़ी बार वो फीलिंग्स आएगा दैट आई वांट टू डू दिस, बट यू आर सो स्कैर्ड टू आस्क. आपको डर लगेगा क्योंकि आपको लगेगा अगर मैं बोलूँगी तो सबको लगेगा कि मैं अच्छी नहीं हूँ. आप अपनी वो इमेज नहीं ब्रेक You करना don't want चाहते. to break that image, and because you don't want to break that image, you don't try so many things.
Like, I so relate to that. I think our generation, lot of especially girls had that. I mean, boys had their own issues, but a lot of girls had this issue, where they were getting the feeling of doing something from within. It could be anything, and they just couldn't voice it out क्योंकि वो good girl image के अंदर yeah, बैठ के that रहना good है. girl, good boy syndrome. Right. I just have to be in that box. राइट इफ़ आई डू दिस तो उनको अच्छा नहीं लगेगा. अगर मैं मान लीजिए मैंने डांस किया तो पेरेंट्स जैसे मेरे घर में था कि डांस और ये आर्ट फॉर्म पे फोकस नहीं करना है क्योंकि पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बच्चे. Okay. आई वॉज इन दैट हाउस होल्ड कि अब सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो. राइट तो अंदर से बहुत आता था मुझे कि मुझे सिंगर बनना है, मुझे डांसर बनना है. लेकिन वो करने के लिए आवाज़ उठाने में भी लगता था कि पेरेंट्स एक तो डांटेंगे और उसके ऊपर से कि जो मेरी इतनी वाहवाही होती है सबके बीच में कि तो अच्छे मार्क्स लाती है, बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, भाइयों को भी सिखाएगी एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब शैटर हो जाएगी मेरी इमेज. अगर Correct. मेरे पास वो इमेज भी नहीं है होल्ड ऑन करने के लिए तो क्या है. Correct. कि मेरी सारी आइडेंटिटी एज अ चाइल्ड उस इमेज से जुड़ी हुई है जो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को खुद का तो पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, क्या हूँ. Correct. तो हाउ डू यू inculcate a sense of identity in kids? Do you teach them that, or do you just let them be? What is it like? How does the identity of a child gets built? Great. I think, we don't have to do much. The lesser we do as parents, the better it is. So हमें ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक बीज है, आप उस बीज को मड में डालते हो. So supposing आप एक मैंगो सीड लेते हो and you put it in the मिट्टी, तो मैंगो का पेड़ उगेगा. हम थोड़ा ना उगा रहे हैं, वो खुद ही उगता है. हम क्या करते हैं, वी मेक श्योर कि उसमें सनलाइट आए, पानी मिले. सो एज पेरेंट्स वी आर ओनली केयर टेकर्स. सो वी डोंट रेज आवर चिल्ड्रन. नेचर, गॉड रेजेस देम. We take care of them. This is something we have to understand. So when we start to feel that I am raising my child, we try to control them. And when we try to control them, that's when the problem happens. Because every child comes with his or her own purpose. They come with their purpose. उनकी एक soul journey है जो वो लेंगे. और आप कितनी भी कोशिश कर लो, जो वो बनेंगे वही वो बनेंगे. हमारा काम है कि हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दें, उनको हम अच्छे एक्सपीरियंसेस से उनको एक्सपोज करें. We give them good company as much as we can, because that also we cannot control. Like जब बच्चे छोटे होते हैं तो you can still know कि 2 friends है, ये सही है, ये नहीं, मैं इसके पास. पर जब आपका बच्चा बड़ा होगा, वो कितने लोगों से मिलेगा, आप कितने लोग को चेंज कर सकते हो. You can't change everybody. So we cannot go around and change the world for our children. We have to train our children to become a part of this world. हमें अपने बच्चे को ये शिक्षा देनी है कि बच्चा ये सही है, ये नहीं है, एंड उसके लिए हमें खुद को पता होना चाहिए क्या सही है, क्या गलत है. That brings me to my next question, that when you do this kind of a parenting, जहाँ बच्चे को अलाउ कर रहे हो चीज़ें, आप उसको जो करने का मन है वो भी उसको अच्छे से अलाउ कर रहे हो, कुछ बाउंड्री सेट करके कर रहे हो, ऑल ऑफ दैट. तो ये बच्चा जब रियल वर्ल्ड में जाता है, यहाँ घर पे उसने बहुत ज़्यादा नो नहीं सुना है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वन पॉपुलर थिंग इन पेरेंटिंग दीज डेज कि बच्चे को ना मत बोलो, उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, उनको मना मत करो किसी चीज़ के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है ना. तो जब बच्चे को ना नहीं करते हो एंड व्हेन दे गो इन द रियल वर्ल्ड दे आर गोइंग टू फेस चैलेंजेस. वहाँ पे उनको ना भी सुनने को मिलेगा, जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि घर में तुम राजा बेटा हो, वहाँ आप कोई राजा नहीं हो, तुम सबसे सुंदर हो, वहाँ कोई तुम सबसे सुंदर नहीं हो, तुम सबसे इंटेलिजेंट हो, तुम कोई सबसे इंटेलिजेंट नहीं हो उस रियल वर्ल्ड में, क्योंकि देयर आर बिगर फिशेस इन द सी, और भी लोग हैं और बहुत कुछ चल रहा है उस रियल वर्ल्ड में. एक अपना ही डायनेमिक है, राइट. घर का आपका एक डायनेमिक एनवायरनमेंट है, बट एक तरह से स्टैटिक भी है क्योंकि कुछ इक्वेशंस बन चुकी हैं, वो वैसे ही होती हैं, और एक छोटा एनवायरनमेंट है. यहाँ यू आर गोइंग टू अ बिगर डायनेमिक रियल वर्ल्ड थिंग. तो हाउ डज द चाइल्ड सेटल इन दिस? कौन सी स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग उनको रियल फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ ऑल यू हैव टू से नो इन पेरेंटिंग. यू कांट रेज अ चाइल्ड विदाउट सेइंग नो. बट नो का मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट नो बोलते हो कि नहीं, मैंने कहा आप नहीं कर सकते हो तो आपको नहीं करना है बिकॉज मैं आपकी मदर हूँ. तो बच्चों को नो बोलने का सही तरीका क्या है? हाँ, आप उनको समझाओगे, उनको एक लॉजिक दोगे, एंड यू कैन ऑल्सो डिफर इट. जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे अगर मेरे बेटे को शॉपिंग करना है और इफ़ ही वांट्स टू बाय, लाइक ही लव्स बाइंग बुक्स, राइट, तो हमने डेट सेट किया है कि हर मंथ के 15th को, हर मंथ के 30th को आप बुक्स खरीद सकते हो. सो व्हेन ही कम टू मी रैंडमली कि मुझे बुक खरीद दो, आई विल नॉट बाय. आई से 15th को वी विल बाय. सो आई एम नॉट सेइंग नो टू हिम, बट व्हाट एम आई सेइंग कि 15th को हम खरीदेंगे. बट मैंने उससे बुक दिया नहीं. I did not give it to him instantly. So this will also allow your child to wait, be patient, wait for that day, and then get what he wants.
right? So what you're doing is you're adding more structure. So when you have structures in place, जब आपको हर चीज़ के लिए एक तो मना नहीं करना पड़ेगा, जब आपके पास बाउंड्रीज होंगे तो आपको हर चीज़ के लिए मना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप बाउंड्री सेट कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आप नो बोल रहे हो. बाउंड्रीज आर नॉट लाइक आई एम सेइंग नो टू यू, आई एम क्रिएटिंग अ बाउंड्री टू प्रोटेक्ट यू, राइट? बट अगर आप बाउंड्री नहीं सेट करोगे तो आपको हर दिन नो बोलना पड़ेगा. अगर आप स्ट्रक्चर नहीं सेट करोगे तो आपको नो बोलना पड़ेगा. सो यू कैन say no without using the word no, and sometimes you also have to use the word no. जैसे अगर आपका बच्चा आग में हाथ लगा रहा है तो आप नो तो बोलोगे ना, नहीं बेटा वहाँ मत जाओ, आपका हाथ जल जाएगा. तो ना आप खड़े होकर देखोगे, बोलना पड़ेगा. सो सम नो इज फॉर डायरेक्ट प्रोटेक्शन which you have to say. Some no's you have to say in this way, that not right now, maybe later, right? But you have to. So because as parents, if you are not having boundaries and if you're not saying no to a few things, you're doing more harm than good to your child, right? And ऐसा नहीं है कि बच्चे हर टाइम हमें उन्हें happy रखना है, right? Because we are here to grow. We're not here to always be happy and entertained, right? So they will also be okay with those no's if those no's are communicated with logic and with love. They have a problem when no's are communicated with authority, power, aggression, without any logic. तब उनको प्रॉब्लम होता है, बिकॉज आजकल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है एंड बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है. It's not like they don't understand. And I have so many cases in my community, where teenagers were saying mummy ko ki mummy I hate you, I don't want to look at you. And the minute the mother shifted, the child shifted in 1 week. क्या होता है ना, हम अपने बच्चों को गलत इमोशंस दिखाते हैं. हमारे अंदर उनके लिए प्यार है, कंसर्न है, हम दिखाते हैं गुस्सा. आप अपने बच्चे को स्क्रीन से क्यों दूर रखते हो? क्योंकि आपको कंसर्न है कि उनका नुकसान होगा. बट हम कैसे उनसे बात करते हैं, हम बोलते स्क्रीन छोड़ो, आप पढ़ाई नहीं करना चाहते, आप कुछ नहीं करना चाहते, आप पूरा टाइम बर्बाद करते हो, यू आर लेजी, यू आर नॉट फोकस, यू आर वेस्टिंग माई मनी. दिस इज हाउ वी कम्युनिकेट. बट दिस इज नॉट वॉट यू आर फीलिंग. इनसाइड यू आर फीलिंग कंसर्न फॉर योर चाइल्ड. So a better way of doing it is sit with your child. Tell your child that I don't want to be this mother. मैं आपके ऊपर नहीं चिल्लाना चाहती, बट मुझे बहुत टेंशन होती है. आप बताओ मैं क्या करूं? You tell me what should I do? And children understand this language. Because now you're giving them control. And you're expressing your real emotions to your child. आप अपना गुस्सा नहीं दिखा रहे हो, आप अपना जो अंदर में रियल फीलिंग है वो दिखा रहे हो. So basically you are being more authentic about Correct. what the issue is. So authenticity is also a big factor. You have to be very authentic and you have to be very vulnerable as a parent. हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को दिखाने की कोशिश करते हैं कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड हम गुस्सा करते हैं उनके ऊपर हर छोटी चीज़ पे, जबकि हमारा मेन इमोशन गुस्सा है ही नहीं. मेन इमोशन है कि हमें टेंशन हो रही है, हमें दुख हो रहा है, हमें डर लग रहा है कि मेरे बच्चे का ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, बुरा लग रहा है, हमें डिसअपॉइंटमेंट हो रही है. एंड व्हेन वी आर स्पीकिंग टू देम लाइक दैट आल्सो वी आर फीलिंग बैड. आई थिंक ये बच्चों और पेरेंट्स में नहीं, ये आई थिंक हर किसी के साथ एक प्रॉब्लम है कि एंगर हैज़ बिकम वन इमोशन. क्योंकि मैं खुद इमोशनल इंटेलिजेंस की स्पेस में काम करती हूँ, तो एंगर हैज़ बिकम वन इमोशन जो बाकी सारे इमोशंस की जगह ले रहा है. मतलब अगर आप सैड हो तो भी आप एंग्री हो, आप अपसेट हो तो भी आप एंग्री हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो भी आप एंग्री हो, आप डिसअपॉइंटेड हो तो भी आप एंग्री हो. करेक्ट. तो हर चीज़ का जो निकल के बाहर आ रहा है इमोशन, जो एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज एंगर. बट उसके पीछे कभी कभी सिर्फ कंसर्न होता है, उसके पीछे कभी सिर्फ फियर होता है, उसके पीछे कभी सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट होती है, उसके पीछे कभी सिर्फ डीप लेवल ऑफ सैडनेस होती है, उसके पीछे कभी सिर्फ गिविंग अप होता है, रिजाइंड बिहेवियर होता है, बहुत सारी चीजें होती है. बट हर किसी का जो एक मैनिफेस्टेशन है इन द फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज एंगर. तो वो हमने इतना सीखा है ना कि बाकी सब चीज़ों को आपको हम खुद भी नहीं डाइसेक्ट कर पाते कि सिचुएशन में क्या मैं सैड हूँ, क्या मैं हर्ट हूँ, क्या मैं अपसेट हूँ. या सीखा से भी ज्यादा हमें आदत हो गई है, बिकॉज बाकी चीज करने के लिए एफर्ट लगता है. एग्जैक्टली. चिल्लाने के लिए एफर्ट नहीं लगता है. And when you're scolding, when you're fighting, you feel bad later, but in that moment it's the most easy thing to do, because it takes courage to sit and speak about how you're feeling, because we've not done it in the past, or maybe we're not used to it. And that's why I say it's so important to learn these things. That's one exercise I do with
some of my clients, and that is that are you hurt or are you upset? Correct. क्योंकि हमारे लगता है दोनों चीज़ें सेम है. मैं हर्ट हूँ और मैं अपसेट हूँ, दोनों का मतलब सेम है, बल्कि दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं. और इन दोनों से अगर आप सिर्फ एक ही तरह से रिएक्शन अपना बिल्ड कर रहे हो तो सामने वाले इंसान को कभी ये मैसेज जाएगा ही नहीं कि आप हर्ट थे Correct. या आप अपसेट थे. Correct. राइट? तो वो मैसेजिंग आप इतनी गलत भेजते हो कि सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चलता कि व्हाट इज द रियल And इशू. how can they help you? Yeah, and if you really communicate that you are hurt, you're not just upset or frustrated, तो फिर उस तरह से सामने वाला इंसान भी आपके साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करके उस सिचुएशन को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. Yes. Correct. Because when you're angry, they get defensive. राइट. अगर आप किसी पे चिल्ला रहे हो तो हमारे ब्रेन का जो रेप्टिलियन ब्रेन है जिसका मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अस, सर्वाइवल. तो आप जब बच्चे के ऊपर डांट चिल्लाते हो तो बच्चा रीजंस देखता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. लाइक मैं कर लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. दे स्टार्ट डिफेंडिंग. और व्हेन यू शो देम यू आर हर्ट, देन दे सपोर्ट यू. Right? Because now you're not blaming them. So, I teach this to my mothers, you language and I language. So, instead of saying, you don't study or you're always watching the screen. So, what is this? You're blaming the child or you are lazy. इसकी जगह आप अगर ये बोलो, I am very concerned. I feel very stressed. I feel my stress is turning into depression. Oh, you can say all that to your child. You should that, I'm not able to sleep. Like, depends on the age of your child, right? So if you're talking to a teenager, definitely you can say that, I'm really worried for your exams. I'm feeling very stressed. I'm getting sleepless nights and I feel very helpless. And I don't want to shout at you. I don't want to be after your life. I don't like to be a nagging mother. Can you help me? See, it's very different. Now your teenagers understanding that how is it affecting you, how their behavior is affecting you, and no child would like to not help their parent, right? So they would try to shift things for you to help you and to support you. But उसकी जगह आप ये बोल रहे हो, you're useless, आप कुछ नहीं कर रहे, you will fail your exam, you're doing this, you're doing that. So now they're like, again, my mom has started. Tell me, what are the 3 things that you should never say to your child? So, सबसे पहले तो you should word हमें delete करना पड़ेगा. That you have to do it or you should do it. Because it means that you're forcing them or you're imposing, you're projecting yourself onto them. So I think this is something that you should never tell your child. Second is anything to do with comparison. I wish you could do it like him, or I wish you could do it like her, or I wish आप अच्छा करते class में. Because your child should always feel that they are loved for who they are. They are not loved for their grades, achievements, wins, or outcomes. Like, those things do not define your love for them, right? So if you're doing that, and the third thing that you should never tell your child, आप नहीं कर सकते, या आपसे नहीं होगा, या मैं कर देती हूँ, या आप नहीं कर पाओगे, या आप करना ही नहीं चाहते. Anything, because that belief, so many parents make this mistake, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छा करें, राइट? तो हम उनको बोलते हैं कि अगर आप मार्क्स अच्छा नहीं लाओगे तो आपका क्या प्लान है लाइफ में, आप झाड़ू पोछा करने का सोच रहे हो क्या? We say these things कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप स्कूल में अच्छा नहीं करोगे. You're giving the wrong belief to your child. Your child, if he or she is genuinely not able to perform, they might still do well in life if they have that confidence that I can. But अगर हम बचपन से उनके अंदर ये डालते जाए कि अगर आप अच्छा नहीं करोगे स्कूल में तो आप लाइफ में अच्छा नहीं करोगे, तो बच्चे को लगेगा अच्छा मैं तो कर ही नहीं सकता अच्छा, आई कांट, बिकॉज मम्मी ने इतना बार मुझे बताया है कि इफ आई डोंट डू वेल इन स्कूल आई कांट डू वेल इन लाइफ. सो फॉर दैट नंबर यू आर ट्रेडिंग ऑफ योर चाइल्ड्स बिलीफ, which is the main foundation of anything that your child would do in the present and in the future. And we don't realize, because एक क्लास में 2-3 बच्चे ही टॉप कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बच्चे कुछ नहीं करेंगे लाइफ में, वो भी करेंगे, बट वो तब करेंगे जब हम एज पेरेंट्स उनको वो बिलीव दे सकते हैं. एंड स्पेशली आज के टाइम में व्हेन वी सी कि कितने सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स ने कितने बड़े बड़े अचीवमेंट्स क्रिएट किए हैं,
कितना कुछ किया है। तो बहुत सारी जो रियल वर्ल्ड सक्सेस है दैट डज नॉट ट्रांसलेट टू योर ग्रेड्स, सम ऑफ इट डज ट्रांसलेट टू योर ग्रेड्स। तो ये बड़ा ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा रिलेशनशिप है। इतना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि अगर आप 90% लाओगे तो ही आप अच्छा करोगे, आप 30-40 ले आओगे तो बेकार ही करोगे। It has nothing to do with the grades, I feel. It has everything to do with the belief that your child carries about himself or herself. So, you could be a topper and still do well in life if you have a strong belief. You could not do well in school and still do well in life if you have that belief in yourself. So, everything has to do with the belief. And that's why I keep telling mothers that focus on giving the right beliefs. And for that, we have to do a lot of work on ourselves because we are carrying a lot of disempowering beliefs because of our own childhood experiences and our current experiences. तो हमारे अंदर ही काफ़ी सारे वैसे beliefs हैं जो हमें खुद को ही serve नहीं कर रहे, and unknowingly we are transferring them to our children. So it's very important for us to reframe those beliefs for ourselves. आई थिंक एक अच्छा पेरेंट बनने के लिए आपके बच्चे, हम क्या सोचते हैं कि अच्छा पेरेंट बनने के लिए मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा होना चाहिए, या मुझे ये कराना चाहिए, या ये कहना चाहिए तो एक अच्छा पेरेंट मैं बनूंगा। बट आई थिंक कहीं ना कहीं अच्छा पेरेंट बनने के लिए हमको पहले एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा, एंड विच इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस, दैट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन योर सेल्फ बिफोर रेजिंग द किड्स हु विल हैव अ ग्रोथ माइंडसेट। उसके पहले आपको पता तो होना चाहिए कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है और क्या आपका है कि नहीं है। Correct. आई सी दिस एज अ क्वेश्चन कि हम रिजिलियंट बच्चों को कैसे बड़ा करें। लेकिन आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपकी खुद की क्वालिटी है रेजिलियंस। पेशेंस बच्चों में कैसे डेवलप करें, क्या आपके खुद के अंदर है। तो मुझे लगता है कोई भी रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ में, स्पेशली अगर पेरेंट चाइल्ड हो, तो वो इतना बड़ा आपको स्कोप देके जाती है और दिखाती है कि हु यू आर, Yes. यू नो। Because children learn very fast and they learn the most by watching you. Because उनके अंदर एक होता है ना monkey neurons, the mirror neurons, right? And they will copy everything, every word that you say. Like, one mother in our community में बच्ची बहुत बदतमीज बोलती है। तो मैंने उनसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, आपके घर पे कौन बदतमीज बोलता है? She said, मैं ही कभी कभी बोलती हूँ। I was like, what else do you expect her to do? अगर आप बोलोगे तो वो तो बोलेगी ही, and फिर आप उसको किस बेसिस पे करेक्ट करोगे? Right? So the only way for you to stop her is you want to say that, ओ बेटा ये नहीं बोलना, मैं भी बोल देती हूँ ना गलती से, तो आप मुझे भी रोको। जब मैं बोलूँ आपको बोलना है नो मम्मी नॉट, प्लीज़ ये मत यूज़ करो, और जब आप गलती से यूज़ करोगे मैं भी बोलूँगी। They did this for 1 week. Now both of them are not using the word बदतमीज. So it all depends on what, most of what they learn is from, we don't have to teach them anything. We just have to become everything we want them to be. So if you are calm, they will be calm. If you are relaxed, they will be relaxed. If you are shouting, they would shout. Whatever vocabulary you use, they would use. And not just the vocabulary, they copy your body language also, the way you walk. And imagine, because their neurons are so active, like they pick up very fast. जैसे मेरा बच्चा एक बार बीच में जब छोटा था 3-4 साल का, और शाबाश ए शाबाश ही स्टार्टेड सेइंग। मुझे समझ में नहीं आया शाबाश इसने सीखा कहाँ है, हमारे घर पे कोई नहीं बोलता, बिकॉज जस्ट माई हस्बैंड एंड आई आस्क्ड हिम कहाँ से सीखा, ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। लाइक आपने कहाँ से सीखा ए शाबाश, इट्स नॉट सेइंग। एंड देन वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टू ड्रॉप हिम टू द बस स्टॉप, द बॉडी गार्ड, लाइक जो गार्ड होते हैं गेट पे, ही सेज इट। तो वो जब भी उससे मिलते हैं तो ओ शाबाश आप रेडी हो गए स्कूल के लिए। सो दैट्स वेर ही पिक्ड इट अप फ्रॉम, राइट। सो देन आई रिक्वेस्टेड द गार्ड कि भैया आप थोड़ा इसको कम कर दीजिए बोलना अगर हो पाए, बिकॉज ही इज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा है। सो ही स्टॉप्ड सेइंग एंड माई चाइल्ड फॉरगॉट अबाउट इट in no time. So anything that they pick from here and there only. It's not like they've come with this vocabulary, right? So it's very important, like you rightly shared, कि हमें खुद पे ही ज़्यादा काम करना है. That's the philosophy that I follow. That the more we work on ourselves, the lesser we have to work on our children. Correct. And बच्चों, like when you're talking, I just want to mention about this thing called, like we have to understand what is real parenting, because हमें ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग का मतलब कि हम बच्चों को स्कूल भेज दें, एक अच्छा एजुकेशन दे दे, उनको बड़ा कर दे, वो पैसे कमा ले, वो सक्सेसफुल हो जाए, सेटल हो जाए लाइफ में। एंड वी फील दैट इज़ आवर एंड गोल एज पेरेंट्स कि दे कैन अर्न, they can get settled, make money and feed their families, which I'm not dismissing that it's not important. Of course, if you're living in this world, all of that would matter.
But understand that real parenting is when you understand that your child is not this body, but is a spirit soul. And so are we, right? And so you are a soul partner. You and your child are like karmic soul partners, right? And your child has chosen you to learn a few lessons, and probably your child has a lot of lessons for you as a parent. So we have the end goal of parenting is not कि settle हो जाए, because this material world is temporary, right? And all of this would end with this world, right? Whatever they create and the settlement and all of that, the villas they make and the cars they buy and the fame and the name, all of that would go away, right? So you have to support your child's soul journey, right? Which means, emotions like empathy, humility, love, compassion, understanding, resilience, strength, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. लेकिन अभी क्या है, ज़्यादा फोकस है बच्चे के मार्क्स कैसे आए ज़्यादा, एंड बच्चे का करियर कैसा हो. आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट इफ वी शिफ्ट आवर फोकस टू दीज एस्पेक्ट्स, ऑल ऑफ दिस इज अ बाई प्रोडक्ट. वो खुद ही आएगा, बिकॉज विदाउट दिस इज द इंग्रेडिएंट. तो अगर आप इनपुट सही नहीं दोगे, आउटपुट सही कैसे आएगा? अगर आप सिर्फ आउटपुट फिक्स करना चाहते हो, वो नहीं हो सकता है फिक्स. अगर मैं चाह रही हूँ कि बस मार्क्स आ जाए, मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, बट ऑन व्हाट बेसिस, राइट? सो दीज इनपुट्स, दीज वैल्यूज we have to transfer. And once you're able to, my mom says this, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय. इसका मतलब क्या? पूत सपूत यानी कि अगर आपने बच्चे को सही वैल्यूज दे दिए, तो आपको उसके फ्यूचर के लिए कोई पैसे इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं है. They will take care of themselves. They will also feed you. So you don't have to worry about your child's future if you are able to raise your child as your main asset. You don't have to create assets for your child. पूत कपूत, which means आप बाकी चीज़ों में इतने बिजी हो कि आप बच्चों को वो सही वैल्यूज़ नहीं दे पाए. तो क्या धन संचय? मतलब अगर आपने सही वैल्यूज़ नहीं दिए, तो आप चाहे 100 करोड़ ही क्यों ना दे दो अपने बच्चों को, ख़त्म है. 1 साल, 2 साल, 2 महीने में ख़त्म. So our focus should be on living these values. And when we live these values get transferred to our children. We don't have to teach them. They learn everything. पेरेंटिंग सीखने के टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं. टेल मी, who is a toxic parent? Correct. So I think somebody who is hurting inside is somebody who would create hurt for others, right? So I do not judge toxic parent. I really empathize with them because they are really hurting inside. So I think they should help themselves. क्योंकि आपके अंदर टॉक्सिसिटी क्यों आती है? बिकॉज ऑफ योर ओन एक्सपीरियंसेस. सो मे बी यू हैव बिन ऑन द रिसीविंग एंड. जैसे आपको मैं एग्जांपल दूँ, तो जो मेरा टॉप लेवल मेंबरशिप है, वहाँ मैं बच्चों से भी डायरेक्ट बात करती हूँ. तो वहाँ पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई क्लासेस आर ऑन जूम, वहाँ पे एक बच्चा आया एंड वो चैट में he's putting all types of words like abuses, because you can turn off your camera, right, on Zoom. So while I'm teaching and while others are sharing, he's going on putting like wrong words. He's like, what the crap, what the hell, ye kya ho raha hai, ye kya hai, what is this, all of this is, whatever, rubbish. And, he was using more harsh words. And then, other kids in the class were getting obviously very distracted. And they started putting in the chat that, hey, get lost. If you can't show your face, don't put all of this. If you don't want to learn, this is Zoom, you can leave. वैसे उन्होंने लिखना शुरू कर दिया. And then I understood that, of course, no child would come and do such a thing if the child is not hurting inside. And I told everybody, this is a free world. Let him express. Nobody is going to say him or her, because I don't know whether it was now I know, but I would not like to reveal. But, I say, nobody is going to say anything. Because maybe he is hurting for something and that's all coming out here. So we are just going to allow him to say whatever makes him feel good without judging him. Because everybody is good. And I know whoever this person is, whoever this child is a very good child who has not received love for a very long time.
And you would not believe that child changed in like 5 minutes. Not even 5 minutes. Immediately that child put in the chat box, you are right, I'm hurting inside. And then throughout the class, that child was engaging. In fact, उस दिन हमारा क्लास थोड़ा लंबा चल गया because of that everybody started sharing what was happening in their world. And before that child left, also took permission that I have to go. Is it okay if I can leave with your permission? So can you see how quickly they understand and how quickly they can feel love? And this was I was not even his mother. How quickly they feel it. But we have to express it to them and we have to give them that space. We feel कि अगर बच्चा बुरा बोल रहा है तो उसे डांटो, उसे बोलो आप ऐसे बात नहीं कर सकते. क्यों बुरा बोलेगा? किसी बच्चे को क्या खुशी मिलेगी अपनी मदर से गंदे से बात करके? As much as the mother hurts, the child hurts. हमें ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा मुझे डिसरिस्पेक्ट किया उसने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. Children hurt more than parents. And पेरेंट्स के पास तो फिर भी ऑप्शन होता है कि वो जाके 10 लोगों को बता दे. बच्चे नहीं बताते अपने पेरेंट्स के बारे में इतने ईजिली. एंड आई हैव अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ दिस बिकॉज आई एम वर्किंग विथ मदर्स, आई एम वर्किंग विथ टीनेजर्स एंड टॉडलर्स. तो जब मैं मदर्स का Q&A करती हूँ, क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है माई चाइल्ड डिडंट डू दिस, माई चाइल्ड. उनके सारे प्रॉब्लम्स मोस्टली दे स्टार्ट विथ चिल्ड्रन एंड देन दे रियलाइज they have to work. Children will never say anything negative about their parents. वो कभी कुछ गलत नहीं बोलते. उनको बहुत प्रोब करेंगे अगर आप, तब वो एक लाइन बोलेंगे बहुत मुश्किल से, that my mom said this. So see how clear-hearted they are. So they feel the pain. They have a lot of respect for the parent. But respect is not something कि हम मांग सकते हैं कि मैं आपकी मदर हूँ तो मेरा रिस्पेक्ट करो. You have to earn the respect. आपको रिस्पेक्ट कमाना पड़ेगा. रिद्धि, नाउ आई वांट टू इन्वॉल्व फैमिली डायनामिक्स आल्सो हियर. एक कपल जब बहुत फाइट करता है तो उनके बच्चे पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? Correct. So this is one question and for which I really fold my hands every time somebody will ask me this question. I'm folding my hands and requesting parents not to do this. There cannot be anything worse than this you can do to your child. It is worse than not educating your child also. मतलब आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हो, वो बच्चे पेरेंट्स को लगता है ना कि मैं कैसी पेरेंट हूँ कि मैं अपने बच्चे को स्कूल भी नहीं भेज पाती. उससे भी बुरा है ये. क्योंकि I feel so sad when I see a 7-year-old becoming mute. Because all that child has seen is parents fighting. 22-year-old, 30-year-old children. They have given up on their lives. They are like literally like जिंदा लाश. मतलब वो उनका हार्ट बीट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनके लाइफ में कुछ है ही नहीं which they look up to or they are looking forward to. It's literally like, they've given up on everything. But why so? Because they saw their parents fighting always? Exactly, yeah. Because all they've grown up with a lot of pain. There was no happy hormones in their body when they were no oxytocin, serotonin, dopamine, full of cortisol, always in the flight freeze response. जो उनका amygdala है वही हमेशा था. उनका memory weak हो जाता है. Then what should the parents do if they are not able to resolve their conflicts? Do not fight in front of your child, because your child doesn't deserve to be, your child does not deserve to witness your fight. तो सबसे पहले तो अपने ईगो को कंट्रोल करिए कि मुझे ही जीतना है, क्योंकि उस फाइट को जीतने के लिए आप क्या हार रहे हो आप पहले वो देखिए. एंड सबसे सैड बात तो ये है कि लड़ते भी बच्चों के लिए ही है और बच्चों के सामने ही लड़ते हैं. जैसे अगर मम्मी बोल रही है कि मुझे बच्चे को मीठा नहीं देना है, पापा बोल रहे हैं थोड़ा सा दे दो कुछ नहीं होता है. अब उस बात को लेके लड़ाई हो गई, तो आप बच्चे को बचाने के लिए उनके लिए एक और बड़ा डेंजर क्रिएट कर रहे हो. So understand that there is no problem bigger than this problem, if I have to put it like that. Fighting in front of your child. And in case you end up fighting, make sure you resolve in front of your child. कि पैच अप भी आपको बच्चे के सामने ही करना है. ये नहीं कि आप बेडरूम में जाके आई लव यू बोल रहे हो, हक कर रहे हो. बिकॉज वो बच्चे के लिए तो एक ब्रेन में ओपन लूप क्रिएट हो गया. उसको तो लग रहा है आप अभी तक लड़ रहे हो.
20 घंटे तक 30 घंटे तक बच्चा यही सोच रहा है माई पेरेंट्स डोंट लव ईच अदर, और या बच्चा ये सोच रहा है मेरे वजह से मेरे पेरेंट्स दूर हो रहे हैं। बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है, बिकॉज ऑफ मी माई पेरेंट्स आर फाइटिंग ऑल द टाइम। इससे अच्छा तो मैं अपने आप को ही हटा देता हूँ इक्वेशन से। सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्यू चिल्ड्रन आर वेरी लकी कि उनको आउटलेट मिल जाता है और उनको कुछ ऐसे मेंटर्स मिल जाते हैं कि वो अपने इस पास्ट चाइल्डहुड बैगेज से निकल के कुछ कर पाते हैं। बट देर आर सो मेनी चिल्ड्रन हु नेवर फाइंड एन आउटलेट and they're always stuck in that loop. Who are well in their 20s, 30s and even 40s and still stuck in that loop. Yeah. They're not able to... And it creates so many relationship mistrust. They're not able to get married. क्योंकि उनको लगता है कि शादी से वर्स कुछ कॉन्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता, तो वो शादी नहीं करना चाहते, और शादी हो भी जाए तो उन्होंने क्या ही देखा है शादी के नाम पे, लड़ाइयाँ। तो वही सेम पैटर्न रिपीट होता है। दीदी, टॉक्सिक पेरेंट्स के कौन से 3 क्लियर साइंस हैं? कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं एक टॉक्सिक पेरेंट हूँ? अगर आप हमेशा चिल्ला रहे हो तो आपको अपने आप के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर ऑलवेज स्क्रीमिंग, नॉट लाइक समटाइम्स एवरीबडी डज, बट अगर आप हर टाइम चिल्ला रहे हो, इरिटेटेड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, दैट। सेकेंड, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सब गलत है, आप ही सही हो, यू आर ब्लेमिंग द होल वर्ल्ड कि पूरी दुनिया गलत है, कोई मुझे नहीं समझता। एंड आई नो दिस बिकॉज आई हैव बीन देयर, बिकॉज व्हेन आई गेव बर्थ। और तीसरा, अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आप ही सही हो, एंड तीसरा, अगर आप खुश नहीं हो लाइफ में, अगर आप ही दुखी हो हमेशा और आपके पास सब कुछ है लेकिन आप फिर भी खुश नहीं हो, और आप अपने बच्चे को देख के अगर आपको कभी भी प्यार नहीं आ रहा है, हमेशा आपको कुछ प्रॉब्लम ही दिख रहा है, and you're only seeing faults in your child, or you're only trying to fix something about your child कि वो ऐसे बैठ जाए, ऐसे खाए, you try to create some picture in your head कि जैसे मैं सोच रहा हूँ मेरा बच्चा वैसा बन जाए, right? So these are signs, and I feel that if you are a toxic parent, you already know of it. It's just that you're not doing anything about it. बहुत क्लियर सिग्नल्स होते हैं, बहुत क्लियरली सबको समझ आता है, बट हम कुछ करना नहीं चाहते क्योंकि हम वेट करें कि कोई और आके हमारी मदद करे। बट आई वॉन्ट टू से कोई नहीं आने वाला, बिकॉज दिस इज़ योर लाइफ। यू हैव टू लर्न टू फिक्स इट, यू हैव टू लर्न टू मेक इट बेटर फॉर योर सेल्फ। Riti, in this podcast we have discussed parenting at length. हमने बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से, बच्चों के वर्ल्ड से, टॉडलर्स के वर्ल्ड से, एडोलेसेंट्स के वर्ल्ड से पेरेंटिंग को देखने की कोशिश की है, पेरेंट्स के वर्ल्ड से बच्चों को देखने की कोशिश की है, एंड बहुत सारे अमेजिंग टेकअवेज हैं यहाँ पर जो पेरेंट्स के लिए भी हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स के लिए ही हैं, बिकॉज जैसे आप हो गए वैसे ही आपके बच्चे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए कि आपके बच्चे ऐसे 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 हों, तो आपको पूछना पड़ेगा खुद से कि क्या आप वैसे 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 खुद हो, या सिर्फ आप एक ज्ञान दे रहे हो, बिकॉज nobody wants to take gyan, and learning and transformation never comes through just information. You passing on information and not being that person will never reflect that in your kids. So it was such a beautiful conversation, Riddhi. In the end I always reserve one question for my guests, and that is their definition of success. So from the lens of parenting, through the lens of parenting, what is the definition of success for you? So for me, I think you're a successful parent if you can make your child God-loving, right? Because I do a lot of spiritual parenting. So अगर आप वेदास पढ़ोगे, like भागवतम, भगवत गीता, उसमें clearly लिखा है कि for you to be a real parent, you have to make sure that you're able to free your child from the cycle of birth, disease, old age and death. कि आप अपने बच्चे को उस लिबरेशन के पाथ तक लेके जा पाओ, तब आप रियल पेरेंट हो। बिकॉज योर चाइल्ड इज नॉट दिस बॉडी, योर चाइल्ड इज अ स्पिरिट सोल। सो वॉट यू आर टेकिंग केयर ऑफ इज दिस सोल, राइट? एंड दिस सोल्स जर्नी इज टू go back to God, right? And that freedom, for you to be a real parent, you have to give this to your child. And that's why I do a lot of God-conscious parenting. And that's also my mission. That, how can we become God-conscious mothers
and we can help our children become God conscious. Because without God being, because everything is God, right? Like you, me, this, everything, right? And without having God as your partner on this journey of parenting, no matter how educated you are, parenting would be a struggle. So अगर आप God को अपना पार्टनर बनाओ, एंड अगर आप वैदिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली अपने बच्चे को रेस करो, then you will see the real joy of parenting. You would grow, your child would grow, you would advance spiritually. And there's this whole thing which we didn't talk about today, maybe another time, whole thing called spiritual parenting. And goals of spiritual parents are completely different from those of material parents. Material parents के goal होते हैं success, name, fame, and all of that. Spiritual parenting जो है, that is freedom from all of this. Freedom from all of these material desires, which we feel is true, but it's actually an illusion. And taking them on that path, which will protect them even after we check out from this body. And even after they check out from this body, because they are a soul. तो उनका जो भी next birth होगा या जो भी होगा, उसमें भी your parenting that you are doing today is going to help your child. So I feel the message would be to bring to carry God with you, every single second as a parent, and to bring your child closer to God. And that is very different कि आप उनको बैठ के पूजा करा रहे हो मंदिर में. Not that, but if you can do that for your child, you are going to create both spiritual advancement and material advancement, because Bhagavad Gita में ये भी लिखा है that material advancement is a byproduct of spiritual advancement. तो अगर वो होगा तो ये naturally होगा. You don't have to hustle, you don't have to struggle, you don't have to try, you don't have to overwork. इतनी मेहनत, इतना competition, इतनी लड़ाइयाँ, फाइट, झगड़े, नाम, फेम, आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उनके लिए. वो अपने आप आएगा. If it has to come, it will come. Beautifully put, Riddhi. Thank you for joining me for this conversation on parenting. एंड आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स को, बहुत सारे लोग जो पेरेंट बनना चाहते हैं, या इनफैक्ट बहुत सारे यंगस्टर्स जो एपिसोड अगर देख रहे हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी कि फ्यूचर में उनको कैसा कैसा होना चाहिए और उनको आज अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए. क्योंकि एक पेरेंट बनने के बाद ही आप एंग्री नहीं होते हो, एक पेरेंट बनने के बाद ही आप सर्टेन प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो आपके अंदर पहले भी होते हैं. तो व्हाट यू कैन डू राइट फ्रॉम टुडे टू काइंड ऑफ transform yourself. Yes. Thank you so much, Shobha. Yes. Thank you for watching today's episode. I'm sure आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा. कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स, फीलिंग्स, फीडबैक और जस्ट जनरली अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई सवाल रह गए हों तो ज़रूर लिख के पूछेगा. मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ और कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ, या फिर हम अगले किसी एपिसोड में उन सवालों को, उन ऑब्जर्वेशंस को, उस फीडबैक को इम्प्लीमेंट कर सकें. थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस सो फार. प्लीज़ शेयर दिस कॉन्वर्जेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि वो लोग भी पेरेंटिंग को बेटर समझ पाएँ. I'll see you in the next episode. Namaste.